नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कोशिका संरचना को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कोशिका को कोशिका की संरचना को, कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कोशिका के अन्य कोशिकांगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं कोशिका से या सेल से। देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई के द्वारा निर्मित होता है और उस सूक्ष्मतम इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ कोशिका में स्वजनन की क्षमता भी होती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। राइट, अब समझते हैं हम यहाँ पर कोशिका संरचना को। तो देखिए, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है और उन्हीं घटकों को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के विभिन्न घटक या विभिन्न कोशिकांगों का कार्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है और इन्हीं कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित क्या होती है? संरचना होती है। सभी जीवधारियों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में एक ही प्रकार के जो है कोशिकांग पाए जाते हैं और इस आधार पर हम कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा कोशिका झिल्ली हो जाएगा, फिर केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य हो जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक हो जाएगा। इसमें से जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। अब अगर हम देखें तो कोशिका को इन 3 भागों में, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, न्यूक्लियस में जो है वो विभाजित किया जाता है। इसमें से जो कोशिका झिल्ली है यह सेल मेम्ब्रेन है और कोशिका भित्ति क्या हो जाएगा? सेल वॉल। तो कोशिका, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं एवं समझ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले कोशिका द्रव्य को पढ़ेंगे, फिर कोशिका द्रव्य में जितने भी ये जो 9 ऑर्गन हैं इनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू में हम समझते हैं यहाँ पर कोशिका द्रव्य के बारे में। अब चूंकि मैंने बताया था कि जो कोशिका द्रव्य होता है, राइट, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का भाग ही क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, जो कि कोशिका झिल्ली एवं किसके बीच में? केंद्रक के बीच में अवस्थित होता है। तो बिल्कुल सटीक परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर कोशिका द्रव्य की कि देखिए, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? यहाँ पर कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो हमने देखा था कि कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर भी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है और क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में जो जीव द्रव्य होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा हो जाएगी कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइट, और जो कोशिका द्रव्य होता है, राइट, कोशिका द्रव्य में अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाएगा? जैसे खनिज, लवण एवं जल। तो कोशिका द्रव्य में कई अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज है, लवण है एवं जल पाया जाता है। साथ ही साथ कोशिका द्रव्य में कई कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और इन कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा और वसा हो जाएगा। अर्थात कोशिका द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और जो कोशिका द्रव्य होता है वो एक निर्जीव पदार्थ होता है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों में खनिज, लवण एवं जल और कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा पाए जाते हैं।
जो कोशिका द्रव्य है ये एक बहुत गाढ़ा पारभासी एवं कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो कोशिका द्रव्य बहुत गाढ़ा पारदर्शी पारभासी, राइट, और क्या हो जाएगा, चिपचिपा पदार्थ होता है। ध्यान रखें यहाँ पर क्या है, पारभासी, तो बहुत गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। और कोशिका द्रव्य में ही कई रचनाएं होती हैं जिनके क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में ये 9 रचनाएं होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। और जो जितने भी 9 अंग हैं, राइबोसोम हो चाहे गोल्गी उपकरण हो, इन सबको हमको 5 नंबर के लिए तैयार करते चलना है, क्योंकि किसी भी कोशिकांग से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। और ध्यान रहे, हमें अंग के साथ साथ में सभी अंगों के जो कार्य हैं उनको महत्वपूर्ण रूप से जो है ध्यान देना है। तो हम एक एक अंग को पढ़ेंगे, उनके कार्यों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर अंतःप्रायद्वीपीय जालिका से, राइट। अंतःप्रायद्वीपीय जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, इसीलिए इसको अंग्रेजी में कई बार, राइट, कैपिटल ई एवं आर से भी जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो अंतःप्रायद्वीपीय जालिका को अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। जो ई आर होती है, इसका नाम क्या है यहाँ पर, जालिका। इसका मतलब ये, इसकी जो संरचना है वो जाल जैसी होती है। किस में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित एवं झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का क्या होता है, जाल होता है या घना जाल होता है। और उस घने जाल को ही क्या कहते हैं, अंतःप्रायद्वीपीय जालिका कहते हैं, राइट। मुख्य परीक्षा में जब भी आप लिखें कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, तो स्पष्ट रूप से लिखें, अदरवाइज वो सीधा पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार जो है अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। और इसी घने जाल को ही क्या कहा जाता है, अंतःप्रायद्वीपीय जालिका कहा जाता है। जो ई आर है वो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और ये कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में क्या होती है, फैली हुई होती है। जो ई आर है या अंतःप्रायद्वीपीय जो जालिका है, ये 2 प्रकार की होती है, राइट। एक हो जाएगी चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, खुरदरी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका हो जाएगी। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जो हो जाएगी जालिका। तो देखिए यहाँ पर चिकनी से तात्पर्य क्या है, अगर आप समझिए तो कुल मिलाकर जो राइबोसोम है, राइबोसोम ई आर के ऊपर ही पाए जाते हैं। और राइबोसोम जो है छोटे छोटे कणों के रूप में या राई के दानों के समान जो है ई आर के ऊपर होते हैं। अब अगर अंतःप्रायद्वीपीय जालिका के ऊपर राइबोसोम होंगे तो वो उसकी आकृति कैसी होगी, खुरदरी होगी। बस यही एक अंतर है, राइट। तो क्लियर, चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका। तो देखिए वह अंतःप्रायद्वीपीय जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो अंतःप्रायद्वीपीय जालिका की जो झिल्ली है वो चिकनी होती है, अर्थात इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, तो उसको चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका कहा जाता है। अब वह अंतःप्रायद्वीपीय जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, अर्थात जिसकी झिल्ली चिकनी ना होकर कैसी होती है, खुरदुरी होती है, उसे ही खुरदुरी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका कहा जाता है, राइट। तो वह अंतःप्रायद्वीपीय जालिका जिसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम कहते हैं, अर्थात इसकी झिल्ली चिकनी ना होकर खुरदुरी होती है, उसको ही खुरदुरी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका कहते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित एवं झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जो जाल होता है उसे ही ई आर कहते हैं, राइट। जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं वो चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका हो जाएगी, और जिस पर राइबोसोम हो जाएंगे वो खुरदुरी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका
हो जाएगी। अब महत्वपूर्ण इसके कार्य जो ER है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि चूंकि ER कोशिका द्रव्य में महीन पतली नलिकाओं का क्या होता है, जाल होता है, और इसी वजह से जो ER है वो कोशिका के अंदर एक अंतः परिवहन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ER या अंतः प्रद्रव्य जो जालिका है वह अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके साथ ही कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में भी क्या करती है, भाग लेती है। तो जो ER है वो कोशिका विभाजन में भाग लेती है और कोशिका विभाजन के तहत ये केंद्रीय जो झिल्ली है उसके निर्माण में भाग लेती है। साथ ही साथ जो ग्लाइकोजन है उसके उपाप चयन में भी जो है ER का महत्वपूर्ण स्थान होता है। साथ ही साथ जो चिकनी ER है, ये दो अलग अलग कार्य आप याद रखें। जो चिकनी ER है वह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन के उपापचय में ER सहायता करती है। जो चिकनी ER है या अंतः प्रद्रव्य जालिका है वह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। तो वहीं जो खुरदुरी ER है वह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका है वह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भूमिका निभाती है, और जो खुरदुरी ER है वह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। साथ ही साथ जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का क्या करती है, पथ बनाती है। ये इसका सबसे क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। अर्थात जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, राइट, आनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं, और अगर आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के बाहर आएंगे तो उसके लिए पथ कौन बनाती है, अंतः प्रद्रव्य जालिका बनाती है। तो केंद्रक से अगर कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों का आवागमन होता है तो इसके लिए पथ बनाने का जो कार्य है वो अंतः प्रद्रव्य जालिका का ही होता है। अब दूसरी यहाँ पर जो हो जाएगा कोशिकांग वो हो जाएगा राइबोसोम, राइट। तो राइबोसोम भी कोशिका द्रव्य में, राइट, राइबोसोम भी कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है, और यह अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है उनकी झिल्लियों की सतह पर जो है सटे हुए होते हैं या फिर कोशिका में गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम ऐसे कोशिकांग हैं जो कि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये या तो अंतः प्रद्रव्य जालिका की जो झिल्ली है उसके ऊपर पाए जाते हैं या फिर कोशिका द्रव्य में गुच्छों के रूप में जो है बिखरे हुए होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में गुच्छों के रूप में बिखरे हुए होते हैं। ऐसे राइबोसोम जो कि कोशिका द्रव्य में गुच्छों के रूप में बिखरे हुए होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। और यहाँ से ये जो है 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, टिप्पणी पूछी जा सकती है कि पॉलीसोम किसे कहते हैं, राइट। तो ऐसे राइबोसोम, दरअसल राइबोसोम या तो कहाँ पर मिलेंगे, ER झिल्ली की चिकनी सतह पर या फिर कहाँ पर, गुच्छों के रूप में। तो ऐसे राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं उनको ही पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। साथ ही साथ जो राइबोसोम है ये सबसे छोटा झिल्ली रहित क्या है, कोशिकांग है। तो सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम ही होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S जो है उपस्थित होता है। साथ ही साथ ये जो है राइबोसोम ये प्रोटीन और किसके, RNA की बनी होती है। अगर हम अभी तक देखें तो हमने देखा था कोशिका झिल्ली जो है वो किस किस की बनी होती है, लिपिड की एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ ही साथ इसके पहले जो हमने देखा था ER,
ये लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है, बना हुआ होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। यही कारण है कि इसे प्रोटीन की क्या कहते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं। जो राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज पैलेड ने 1955 में की थी, इसीलिए इनको पैलेड कण भी कहा जाता है। राइट, ध्यान रखें, 3 नंबर की टिप्पणी आ सकती है। तो राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी, इसीलिए राइबोसोम को पैलेड कण भी कहा जाता है। अब राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं, देखिए, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं, और ये प्रोटीन के संश्लेषण का मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण। तो राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए जो राइबोसोम है इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम का कार्य हुआ प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है, इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर गाल्जी उपकरण, या क्या हो जाएगा, गाल्जी काय हो जाएगा। देखिए, कोशिका द्रव्य में महीन नलिकाओं की संरचना पाई जाती है, जिनकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी कहा जाता है। राइट, तो चूंकि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली इन कोशिकांगों की जो खोज थी वो कैमिलो गाल्जी ने सन 1898 में की थी, इसी वजह से इस कोशिकांग का नामकरण जो है कैमिलो गाल्जी के नाम पर किया गया है, और यही कारण है कि इनको या तो गाल्जी काय या फिर क्या कहा जाता है, गाल्जी उपकरण कहा जाता है। जो गाल्जी उपकरण है ये महीन नलिकाओं के समूह या थैलियों का समूह होता है। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सूक्ष्म नलिकाओं के समूह या सूक्ष्म थैलियों के समूह को ही क्या कहा जाता है, गाल्जी उपकरण कहा जाता है। और पादप कोशिका में ये जो कोशिका द्रव्य है उसमें मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर पाए जाते हैं, इसीलिए पादप कोशिका में इनको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। ध्यान रखें, जंतु कोशिका में इनको गाल्जी उपकरण ही कहते हैं, और पादप कोशिका में इनको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म नलिकाओं का समूह या थैलियों के समूह को गाल्जी उपकरण या गाल्जी का कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। और पादप कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है उसमें ये मुड़ी हुई छड़ के समान पाए जाते हैं, इसलिए पादप कोशिका में इनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। अब जो गाल्जी उपकरण है उनके हम महत्वपूर्ण जो है कार्यों को समझते हैं। तो देखिए, जो गाल्जी उपकरण होते हैं ये सूक्ष्म नलिकाओं के या सूक्ष्म थैलियों की क्या होती हैं, थैलियों जैसी संरचना होती हैं, और इनका कार्य होता है कोशिका में भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अर्थात ये कोशिका के भीतर तथा बाहर पदार्थों को भेजने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो गाल्जी उपकरण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पदार्थों को कोशिका के भीतर एवं बाहर पदार्थों का, विशेषकर भोज्य पदार्थों का आवागमन करना। तो कोशिका के भीतर तथा बाहर भोज्य पदार्थों को भेजने का कार्य जो है गाल्जी उपकरण करते हैं, इसी के जैसे इन्हें कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसके साथ ही ये जो गाल्जी उपकरण है ये अनेक जो है स्त्रावी पदार्थों का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और गाल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिकांग है जो अन्य कोशिकांगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में मदद करते हैं। तो गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये स्त्रावण द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये कोशिका के भीतर तथा बाहर भोज्य पदार्थों को भेजने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको यातायात प्रबंधक
कहते हैं, राइट। साथ ही साथ कई स्त्रावी पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हीं स्त्रावी पदार्थों के द्वारा ही कोशिका भित्ति या सेल वाल का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये लाइसोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनेक कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण भी करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जब कोशिका विभाजन होता है, राइट, तो कोशिका विभाजन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। और जनन कोशिकाओं में अगर हम देखें तो शुक्राणु जनन के समय ये शुक्राणु के ऊपरी भाग जो एक्रोसोम है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु के ऊपरी भाग एक्रोसोम का जो निर्माण है वो गाल्जी उपकरण के द्वारा ही किया जाता है। अब अगला जो कोशिकांग हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। तो देखिए लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला ऐसा कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं का या छोटी छोटी थैलियों का क्या होता है, बना हुआ होता है। यह बहुत छोटा एवं थैली जैसा होता है, राइट। तो लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला बहुत ही सूक्ष्म क्या है, कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं, राइट, के रूप में पाए जाते हैं। तो यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला बहुत ही छोटा कोशिका या बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो कि छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाया जाता है, राइट। यह बहुत ही छोटी एवं थैली जैसा होता है और ये इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। ध्यान रखें कि जो लाइसोजाइम की जो थैली होती है, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की जो थैली होती है इसमें 24 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम की थैली में 24 प्रकार के जो है वो एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो है जीव द्रव्य को भी क्या करते हैं, घुला देते हैं, राइट। तो ये कोशिका जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की थैली में 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जीव द्रव्य को भी घुला देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से जब कभी भी कोशिका में कोई भी व्यवधान होता है या कोशिका में कोई बाहरी पदार्थ आ जाता है या फिर कोशिका में किसी कोशिकांग की मृत्यु हो जाती है तो सफाई के लिए या कोशिका की जो है सुरक्षा के लिए ये थैलियाँ क्या होती हैं, फट जाती हैं। और जब थैली फट जाएगी तो ये जीव द्रव्य को क्या कर देगी, घुला देगी। जीव द्रव्य अगर घुल गया तो कोशिका द्रव्य भी घुल जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो कोशिका है उसकी क्या होती, मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से जो लाइसोसोम है उसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जब भी कोशिका के उपापचय में व्यवधान होता है या जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है या कोशिका में किसी बाहरी पदार्थ का या कण का जो आक्रमण होता है तो ये जो थैली है ये फट जाती है और परिणाम स्वरूप कोशिका भी मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो लाइसोसोम है इसकी जो खोज है वो क्रिश्चियन डी डवे ने की थी और कब की थी, 1958 में की थी, राइट। अब हम यहाँ पर लाइसोसोम के महत्वपूर्ण कार्यों को पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम के महत्वपूर्ण कार्यों में पहला हो जाएगा, देखिए लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थों एवं बड़े कणों को जो है क्या कर देते हैं, पाचन करते हैं या उनका भक्षण करते हैं। तो लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करते हैं या भक्षण करते हैं। साथ ही साथ कोशिका में कई कोशिकांग जिनकी टूट फूट हो जाती है या जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो कोशिका के अंदर ही कई कोशिकांग जिनकी टूट फूट हो चुकी है, राइट, उनके भागों के टूटे फूटे भागों को ये पाचित करते हैं, अर्थात ये जो है कोशिका की सफाई करते हैं। तो कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण या फिर बाह्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, कोशिका की टूटी फूटी जो कोशिकांग होते हैं उनका भक्षण करते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, कोशिका की सफाई करते हैं। साथ ही साथ ये जीवाणु एवं विषाणु से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। साथ ही साथ कोशिका में पाए जाने वाले प्रकिण्वों
या एंजाइम का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं। और इन्हीं एंजाइम के स्त्रावण से ही तो जीव द्रव्य भी क्या होता है, घुल जाता है या नष्ट हो जाता है। तो ये कोशिका में, जो कोशिका द्रव्य में है पाए जाने वाले जो एंजाइम है, उनका स्त्रावण करते हैं और उनका संग्रहण भी करते हैं। और लाइसोसोम की थैली में 24 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ कोशिका में जो जीवित या पुरानी कोशिकाएं हैं, उनका भी ये क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। साथ ही साथ जब उपवास या रोग की स्थिति होती है तो ये शरीर को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के पश्चात में आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो टूट फूट जाती हैं, राइट, उस समय पे लाइसोसोम क्या करते हैं, आपके शरीर को पोषण देते हैं और जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनकी क्या करते हैं, एक तरीके से भक्षण करते हैं। तो उपवास या रोग की स्थिति में रोग को पोषण देने का जो कार्य है वो लाइसोसोम का होता है। तो ये थे यहाँ पर लाइसोसोम के महत्वपूर्ण कार्य। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण क्या होती है, रचना होती है, जो कि कोशिका द्रव्य में क्या होती है, बिखरी हुई होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई होती है। साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका आकार, आकृति कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है एवं आकृति है वो समय के साथ में घटता और बढ़ता रहता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका द्रव्य में कणों के रूप में, सूत्रों के रूप में, छड़ों के रूप में और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती है। इसका आकार एवं आकृति जो है परिवर्तनशील होता है, अर्थात बदलता रहता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका द्रव्य में किसके रूप में, सूत्रों के रूप में, कणों के रूप में, छड़ों के रूप में एवं गोलकों के रूप में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है, अर्थात कोशिकीय श्वसन के जो सक्रिय स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया के साथ ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है, जिसकी वजह से इसको ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्लियर। जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज थी वो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, सन 1890 में की थी। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया था वो दिया था बायोब्लास्ट हो जाएगा, राइट। परंतु बेंडा ने इसका जो नाम दिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी और अल्टमैन ने नाम दिया था बायोब्लास्ट। फिर बाद में बेंडा ने बायोब्लास्ट का जो नाम था या इस कोशिकांग का नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया किया था। क्लियर। अब हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के क्या करेंगे, कार्यों को समझेंगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य बिल्कुल सरल है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है या महत्वपूर्ण अंग होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका का क्या है, श्वसन स्थल होता है, अर्थात जो श्वसन की अभिक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल होता है और यहीं पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी होता है। और जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उससे ही क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि एटीपी के रूप में क्या होती है, संचित होती है। तो कोशिका में ही, माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन होता है, श्वसन के साथ में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है।
साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये अंडों का योग तथा शुक्राणुओं के मध्य भाग का निर्माण भी करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अंडों का जो योग भाग है, योग भाग तथा शुक्राणुओं का मध्य भाग का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। और यही क्या होता है, जो है कोशिका का श्वसन स्थल होता है, राइट। अब अगला कोशिकांग हो जाएगा यहाँ पर लवक हो जाएगा या प्लास्टिड हो जाएगा, राइट। तो देखिए लवक कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग है जो कि केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। साथ ही साथ जो लवक है वो कोशिका द्रव्य में चारों ओर क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। और जो लवक है उसका आकार भी परिवर्तनशील होता है और ये अंडा आकार में, गोलाकार में और तसरी नुमा आकार के होते हैं। तो लवक जो है कोशिका द्रव्य में यहाँ वहाँ अंडाकार, गोलाकार एवं तस्तरी नुमा है, इस आकार में बिखरे हुए रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। तो आवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। तो देखिए जो आवर्णी लवक है या ल्यूकोप्लास्ट है, यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगी, जड़ें हो जाएंगी जो कि भूमि में होती हैं। तो आवर्णी लवक पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं। उदाहरण के तौर पर आवर्णी लवक पौधों की जड़ एवं भूमिगत तनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है यह स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने तथा संग्रहित करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अर्थात जो ल्यूकोप्लास्ट है वो भोज्य पदार्थों के संग्रहण में भूमिका निभाते हैं और ये विशेषकर स्टार्च कणिकाएं एवं तेल बिंदु का निर्माण करते हैं और उनका संग्रहण भी करते हैं। फिर अगला हो जाएगा वर्णी लवक हो जाएगा या क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। देखिए जो वर्णी लवक होते हैं, वर्णी लवक ऐसे लवक होते हैं जो रंगीन होते हैं, साथ ही साथ पौधों की कोशिकाओं को विभिन्न रंग भी प्रदान करते हैं। तो वर्णी लवक रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले या नारंगी रंग के होते हैं। साथ ही साथ ये पौधों के विभिन्न भागों को रंगीन जो रंग है प्रदान करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्णी लवक है ये पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं। जैसे पौधों के रंगीन भागों की कोशिकाएं जैसे पुष्प है, कलाभित्ति है, बीज है इत्यादि में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वर्णी लवक ही होते हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर हरित लवक हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो हरित लवक है यह है पौधों की मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है। यही कारण है कि जो पौधों की पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है और यही जो है पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जो क्लोरोफिल या पर्णहरित है इसमें मैग्नीशियम क्या होता है, घटक के रूप में मौजूद होता है। तो मैग्नीशियम धातु होती है और जो पौधे हैं वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की उपस्थिति में ही सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। यही कारण है कि हरित लवक को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। ध्यान रखें प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ऊर्जा का पावर हाउस ऊर्जा का घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और रसोई घर जो होता है वो कौन सा होता है, हरित लवक होता है। क्यों, क्योंकि पौधे जो है पर्णहरित या क्लोरोफिल, राइट, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, भोजन का निर्माण कर पाते हैं। अब अगला, तो यहाँ पर इन तीनों के जो कार्य हैं वो हमने कार्य भी समझ लिए हैं। आवर्णी जो लवक हैं वो स्टार्च एवं
तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने में भूमिका निभाते हैं। राइट, वर्णी लवक पौधों के विभिन्न रंगों को प्रदान करते हैं, और जो हरित लवक है उसमें से जो क्लोरोफिल है या पर्णहरित जिसको बोला जाता है वह है, या उसकी वजह से ही पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर लवक के क्या हो गए, कार्य हो गए। अब हम समझते हैं यहाँ पर रसगानी, या जिसको क्या कहा जाता है, वैक्यूओल कहा जाता है। तो रसगानी क्या होती है? देखिए, रसगानी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक ठोस एवं क्या होता है, तरल होता है। अर्थात रसगानियों के अंदर ठोस एवं क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला जो रसगानी है इसमें ठोस एवं क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। और रसगानी एक ऐसा अंग है जिसकी आकार जो है जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अलग अलग होता है। रसगानी का जो आकार है, राइट, वो जंतुओं में क्या होता है, छोटा होता है। तो जंतुओं में रसगानियाँ छोटी होती हैं, तो वहीं जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में रसगानियों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। साथ ही साथ पादप कोशिका की जो रसगानियाँ हैं उसमें कोशिका रस भी भरा रहता है जो कि निर्जीव होता है। राइट, तो कोशिका द्रव्य में रसगानी एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें ठोस एवं तरल पदार्थ भरा रहता है। इसका आकार जो है जंतु कोशिका में छोटा, वही पादप कोशिका में बड़ा होता है, और पादप कोशिका में इनमें कोशिका रस भरा रहता है जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। अब जो रसगानी है उसके कार्य क्या होते हैं? देखिए, रसगानी के कार्य जंतु कोशिकाओं में जल संतुलन का कार्य होता है। अर्थात वह कोशिकांग जो कोशिका में जल संतुलन का कार्य करता है वह रसगानी होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। वहीं पादप कोशिका में ये स्फीति एवं क्या करती है, कठोरता प्रदान करती हैं। तो रसगानी जंतु कोशिका में जल संतुलन, पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करती हैं। और कुछ जीवों में कुछ विशिष्ट रसगानियाँ होती हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। राइट, अगला जो कोशिकांग है वो हो जाएगा तारककाय या सेंट्रोसोम। तो देखिए, सेंट्रोसोम या तारककाय कोशिका में पाया जाने वाला ऐसा कोशिकांग होता है जो कि केवल और केवल किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। राइट, ऐसे कोशिकांग जो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में एक तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो है लवक और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। वैसे ही अगर हम देखें तो जो तारककाय है, तारककाय ऐसा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और जंतु कोशिकाओं में वेलन जैसी रचना पाई जाती है, राइट, जो कि केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, उसे ही क्या कहते हैं? तारककाय कहते हैं। राइट, तो कोशिका में कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास में एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है जो कि वेलन जैसी रचना होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? जो है तारककाय या सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और इसकी खोज बोवेरी ने 1888 में की थी। अब तारककाय के हम कार्यों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो तारककाय है वो जंतु कोशिकाओं में विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। साथ ही साथ ये शुक्राणु में स्थित 2 सेंट्रिओल में से कसाव का अक्षीय तंतु बनाते हैं। राइट, तो 2 सेंट्रिओल, शुक्राणु में स्थित 2 सेंट्रिओल में से कसाव का अक्षीय तंतु बनाते हैं। साथ ही साथ सेंट्रिओल जो पक्षमों हैं वह कछावों के काइनेटोनसोम तथा आधारककाय बनाते हैं। तो ये 2 चीजें याद रखना, शुक्राणु में स्थित 2 सेंट्रिओल में से कसाव एवं अक्षीय तंतु बनाते हैं। साथ ही साथ सेंट्रिओल पक्षमों में कसावों एवं काइनेटोनसोम या आधारककाय क्या करते हैं? बनाते हैं। और ये कोशिका का एक ऐसा अंग है जो कि प्रचलन अंग है, या कैसा है? लोकोमेट्री
ऑर्गेनेल है, तो ये एक कोशिका का प्रजनन अंग होता है। क्लियर। फिर अगला हो जाएगा माइक्रोट्यूबल्स हो जाएगा। तो माइक्रोट्यूबल्स छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कि कोशिका द्रव्य में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो माइक्रोट्यूबल्स ही लिखा है, तो इससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं ये छोटी छोटी क्या होती हैं, नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कि कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। और ये जो माइक्रोट्यूबल्स होती हैं ये भी कोशिका विभाजन में भूमिका निभाती हैं, और कोशिका विभाजन के समय पे स्पिंडल के निर्माण में ये क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अंगों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। साथ ही साथ कोशिकांगों के हमने कार्यों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। राइट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।